नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। लॉकडाउन के अंतिम दिन सख्त रहा पुलिस का पहरा। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के अंतिम दिन पुलिस की सख्ती बरकरार रही। रविवार को पुलिस ने शहर में गश्त किया और सभी एंट्री पॉइंट पर पहरा कड़ा किया। बिना मास्क घर से निकलने वालों पर जुर्माना वसूला। कोतवाली प्रभारी अजय कुमार शर्मा ने लोगों से बाहर न निकलने की अपील की। शिव विहार, गुराना रोड, पटटी चौधरान, पट्टी मेहर में कंटेनमेंट जोन में जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियां बंद रहीं। दोघट, टिकरी, छपरौली, कस्बोवा गाँव में भी लॉकडाउन का असर दिखा। बड़ौत, मेरठ, बड़ौत छपरौली और बड़ौत मुजफ्फरनगर सुनसान रहे। रोडवेज बसों में यात्रियों की संख्या भी कम रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कारगिल विजय दिवस पर राजनीतिक दलों ने याद किया शहीदों का बलिदान। सीएम योगी ने किया नमन। जी हां दोस्तों, कारगिल विजय दिवस पर शहीदों के बलिदान को याद करते हुए राजनीतिक दलों ने रविवार को उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अदम्य साहसी अमर शहीदों के बलिदान को हम सभी भारतीय कोटिशः नमन करते हैं। कारगिल विजय दिवस की वर्षगांठ हमें भारतीय सेना के इन महान सपूतों के शौर्य, त्याग और बलिदान का पुण्य स्मरण कराती है। उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि शहीदों के परिवारजनों को सम्मान देने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना का मनोबल बढ़ाने में लगे हैं। वन रैंक वन पेंशन का वादा पूरा करने का काम भी प्रधानमंत्री ने किया और लगभग 33,000 करोड़ रुपए देकर सभी भुगतान भी पूरे कराए। इसके अलावा लद्दाख में सैनिकों के बीच जाकर उनका हालचाल पूछा। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर कहा कि कारगिल विजय दिवस पर देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों व उनके पराक्रम को नमन व श्रद्धा सुमन अर्पित। इस अवसर पर केंद्र व राज्य सरकारें यह जरूर सुनिश्चित करें कि 21 साल पहले देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले शहीदों आश्रितों की कोई उपेक्षा या अनदेखी कतई ना हो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देश के जांबाज सैनिकों को नमन। हमारे देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को नमन। देश की रक्षा करते शहीद हुए सभी सैनिकों को नमन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शहीदों को याद करने के साथ मिलिट्री स्कूल में परेड की एक फोटो भी टैग की है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि वीरों की शहादत को नमन करते हुए सभी देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की बधाई। मिलिट्री स्कूल के अपने सभी सीनियर व जूनियर को इस विशेष दिवस की शौर्यपूर्ण शुभकामनाएं। राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव शिवकरण सिंह ने बहादुर सैनिकों को नमन करते हुए कहा कि जिस देश में सैनिकों का सम्मान नहीं होता वहां सरकारें कमजोर हो जाती हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे वाराणसी। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों संघ की बैठक। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार दोपहर बाद कोविड संक्रमण सहित विकास कार्यों को लेकर बैठक करने वाराणसी पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा कारणों से बीएचयू के सभी गेट अन्य लोगों के लिए बंद कर दिए गए। उनका हेलीकॉप्टर रविवार दोपहर बाद 3:35 पर बीएचयू कैंपस में पहुंचा। यहां से बैठक के लिए बीएचयू स्थित सेंट्रल ऑफिस रवाना हो गए, जहां बैठक में सीएम ने शहर में विकास कार्यों को गति देने के लिए योजनाओं को जल्द धरातल पर लाने का निर्देश देने के साथ ही कोरोना संक्रमण को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। वाराणसी मंडल के चंदौली व गाजीपुर आदि जिलों को लेकर भी सतर्कता बरतने की अधिकारियों से अपील की। वाराणसी में सीएम के साथ बैठक में अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल, नीलकंठ तिवारी, अपराजिता सोनकर, मृदुला जायसवाल, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, मुख्य चिकित्साधिकारी, वीडियो उपाध्यक्ष, बीएचयू कुलपति, जिलाधिकारी चंदौली और गाजीपुर आदि शामिल हुए। इस दौरान जनप्रतिनिधियों से भी कोरोना संक्रमण काल में जनहित के लिए सक्रिय रहने की सीएम ने अपील की। शाम 5:50 पर बैठक समाप्त होने के बाद सीएम लखनऊ के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार की दोपहर 12:25 पर बलिया जिले में पहुंचे। गोरखपुर से उड़ा उनका हेलीकॉप्टर कैस्टर ब्रिज स्कूल परिसर में बने हेलीपैड पर उतरा। इस दौरान स्कूल का मुख्य द्वार मीडिया कर्मियों के लिए बंद कर दिया गया। बैठक में विभिन्न विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में सीएम ने समीक्षा बैठक शुरू की तो कोरोना संक्रमण से लेकर बाढ़ पर तैयारियों पर उनका फोकस रहा। इसके बाद विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर वाराणसी में समीक्षा बैठक के लिए दोपहर बाद रवाना हो गए। हेलीपैड पर उतरने के बाद मुख्यमंत्री सीधे स्कूल परिसर के सभागार में चले गए, जहां कोविड-19 से जुड़ी समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। यह बैठक पहले कलेक्ट्रेट के सभागार में होनी थी, किंतु अफसरों ने अंतिम समय में स्थान परिवर्तित कर दिया। स्कूल परिसर का मुख्य द्वार पूरी तरह बंद होने के कारण मीडिया कर्मियों को मुख्यमंत्री की एक झलक भी नहीं मिल सकी। मुख्यमंत्री स्कूल परिसर में ही समीक्षा बैठक में भाग लेने के बाद वाराणसी में समीक्षा के लिए रवाना हो गए। समीक्षा बैठक करने के बाद सीएम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और दोपहर
दोपहर 3:09 पर हेलीकॉप्टर से वाराणसी रवाना हो गए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन का विरोध कर रहे एनएसयूआई के नेता प्रशांत पांडे, समाजवादी छात्र सभा के नेता प्रवीण सिंह व धनजी यादव को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सभी को सुखपुरा थाने पर ले जाया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या में 5 अगस्त को पीएम मोदी के साथ मोहन भागवत भी रहेंगे मौजूद। जी हां दोस्तों, रामनगरी अयोध्या में 5 अगस्त को लेकर कौतूहल चरम पर है। यहां पर 5 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी इस तारीख को विशेष बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन करने के साथ शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ ही सरसंघचालक मोहन भागवत यहां पर आरएसएस के नए कार्यालय साकेत निलयम का उद्घाटन करेंगे। अयोध्या में शायद यह पहला मौका होगा कि 2 दिग्गज एक साथ एक ही दिन रामनगरी में मौजूद होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का अयोध्या में 5 अगस्त आगमन का समय करीब 12 बजे का है। इसी समय आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी पधारेंगे। सरसंघचालक मोहन भागवत यहां पर करीब 30,000 वर्ग फुट के परिसर में बने संघ के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। वैसे तो उनका नाम भी अभी तक बनी 268 मेहमानों की सूची में है। 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पर मंदिर के भूमि पूजन का मौका बेहद यादगार होगा। कार्यक्रम में एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी, तो दूसरी ओर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की उपस्थिति इस मौके को यादगार बनाएगी। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आरएसएस प्रमुख 4 अगस्त को ही पहुंच जाएंगे। हालांकि सुरक्षा कारणों से अभी उनका पूरा कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि वे संघ के नए कार्यालय साकेत निलयम का उद्घाटन भी कर सकते हैं। इसकी पुष्टि संघ के एक पदाधिकारी ने की है। प्रदेश के सबसे आधुनिक कार्यालयों में शुमार संघ का यह भवन आधा एकड़ परिसर में बना है। मौजूदा समय में कार्यालय में करीब 25 कमरे व 5 हाल बनकर तैयार भी हो गए हैं। 3 तल वाले इस कार्यालय में भविष्य में लिफ्ट लगवाने की भी योजना है। लॉकडाउन के दौरान इसी भवन से जरूरतमंदों की सहायता का अभियान भी संचालित हो रहा था। अभी तक इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन नहीं हुआ है, इसलिए माना जा रहा है कि संघ प्रमुख अपने दौरे में कार्यालय का उद्घाटन भी कर सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एक जिला एक उत्पाद के जरिए निखरेगी उत्तर प्रदेश की तस्वीर। जी हां दोस्तों, प्रदेश के परंपरागत उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान दिलाने और दस्तकारों को उनके घर में ही रोजगार मुहैया कराने के मकसद से शुरू की गई एक जिला एक उत्पाद योजना के जरिए सूबे की तस्वीर बदलने का महत्वाकांक्षी अभियान से शुरू हो गया। अभियान के जरिए ओडीओपी योजना को धरातल पर उतारने और उसे रफ्तार देने के मकसद से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज से 3 दिवसीय ओडीओपी समिट का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन किया। समिट के दौरान राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जिलों में ओडीओपी योजना के लाभार्थियों को 1006.94 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस पर लखनऊ में ओडीओपी योजना का शुभारंभ किया था। योजना के तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों के विशिष्ट उत्पाद चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें एक नई उत्पादन और विपणन संस्कृति विकसित कर प्रोत्साहन देने का इरादा है। योजना को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में 250 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। सूबे के समेकित विकास के उद्देश्य से तैयार की गई इस योजना को अब ओडीओपी समिट के जरिए जमीन पर उतारने की तैयारी है। ओडीओपी समिट को राष्ट्रपति के अलावा राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संबोधित किया। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मंत्री सत्यदेव पचौरी ने स्वागत भाषण दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिजली विभाग में एक बार फिर से बेपटरी होने लगा ऑनलाइन शिकायतों का प्लेटफॉर्म। जी हां दोस्तों, कार्यालयों में शिकायती पत्र लेने व उसके निस्तारण की औपचारिकता भले ही जारी है, लेकिन पूर्व की तरह रफ्तार नहीं है। कमोवेश ऑनलाइन शिकायतों पर भी आफत आ पड़ी है। टोल फ्री नंबर पर भी अब जवाब आने लगे हैं कि कार्यालय में 50% से कम कर्मचारी होने के कारण इसका जवाब आपको कल मिल सकेगा, इसलिए आपको एक बार पुनः उक्त दिवस पर फोन करना होगा। अर्दली बाजार के एक उपभोक्ता ने बिजली बिल संबंधित शिकायत के लिए सिलसिले में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के टोल फ्री नंबर पर शनिवार को कॉल किया तो कुछ इसी तरह का जवाब था। इतना ही नहीं, कई प्राइवेट कंपनियों के उपभोक्ता के लिए उपलब्ध कराए गए फोन नंबर पर कुछ इस तरह के जवाब मिल रहे हैं, जबकि रविवार हो या देर रात इन नंबरों को डायल करते ही समस्या निस्तारण को लेकर कार्रवाई शुरू हो जाती है। समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली यानी IGRS पोर्टल पर भी शिकायतों का दौर थमसा गया है, जबकि इस पोर्टल के प्लेटफॉर्म पर कोविड को भी जोड़ दिया गया है, लेकिन शिकायत करने वाले गिने चुने ही हैं। महामारी के इस दौर में सरकारी गैर सरकारी सभी ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित हैं, पब्लिक परेशान है। कमोवेश घर तक सामान पहुंचाने वाली नामी गिरामी कंपनियों से जुड़े लोग भी गली मोहल्ले तक जाने से घबराने लगे हैं। अगर आपने सामान बुक करा दिया तो फोन पर यह भी पूछा जा रहा है कि आपके घर तक पहुंचने में कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं रास्ते में कोविड संक्रमित का मकान तो नहीं, क्या पहले यह मोहल्ला रेड जोन ऑरेंज जोन में शामिल था।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्वांचल के लिए राहत भरी खबर, कम हो रहा प्रमुख नदियों का जलस्तर। जी हां दोस्तों, बाढ़ की समस्या से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। सरयू एवं रोहिन नदियों के जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। सरयू नदी अयोध्या पुल एवं तुर्ती पार दोनों स्थानों पर घट रही है, जिसके कारण तेजी से बढ़ रही राप्ती का जलस्तर भी स्थिर हो गया है। पिछले 16 घंटे में नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज नहीं हुई। माना जा रहा है कि राप्ती का जलस्तर भी धीरे धीरे कम होगा। सरयू नदी के जलस्तर में वृद्धि का सीधा असर राप्ती नदी पर भी पड़ता है। जैसे जैसे सरयू नदी घटती है, राप्ती के जलस्तर में भी कमी नजर आने लगती है। रविवार की सुबह अयोध्या पुल के निकट खतरे के निशान से नीचे यानी 92.40 मीटर पर बह रही थी। रोहिन नदी 82.88 मीटर पर बह रही है। यह जलस्तर खतरे के निशान से 44 सेंटीमीटर ऊपर है। राहत की बात यह है कि नदी पिछले 16 घंटे में 18 सेंटीमीटर घट चुकी है। राप्ती नदी का जलस्तर भी पिछले 16 घंटे से 76.7 मीटर पर स्थिर है। नदी अभी भी खतरे के निशान से 1 मीटर 9 सेंटीमीटर अधिक पर बह रही है। बाढ़ बचाव टीमें क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। तटबंधों पर जहां भी कटान मिल रही है उसे ठीक किया जा रहा है। ग्रामीणों से भी इस काम में सहयोग मिल रहा है। जिले में सक्रिय रूप से 86 बाढ़ चौकियों की स्थापना की गई है। 63 गाँव पानी से घिरे हैं। यहाँ 126 नाव लगाई गई है। सदर तहसील क्षेत्र में 68, सहजनवा में 30, गोला में 8, कैंपियरगंज में 7, खजनी में 6 व चौरी चौरा में 4 नावें लगाई गई हैं। जुटाई जा रही राहत सामग्री। जिला प्रशासन ने राहत सामग्री वितरण की तैयारी शुरू कर दी है। ई निविदा के जरिए फूड पैकेट का इंतजाम किया जा रहा है। इसमें 17 प्रकार की सामग्रियां होंगी। 5 व्यक्ति के औसत से एक सप्ताह के लिए 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई, 2 किलो भुना चना, 2 किलो अरहर दाल आदि सामग्रियां शामिल हैं। प्लास्टिक के 500 तिरपाल खरीदे गए हैं। लंच पैकेट की भी व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने किया हवाई सर्वेक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहजनवा एवं पाली क्षेत्र में हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। सुबह करीब 10:30 बजे मुख्यमंत्री जायजा लेने पहुंचे। सहजनवा क्षेत्र में कई गाँव पानी से घिरे हैं। यहाँ 30 नावें लगाई गई हैं। मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण के बाद करीब 11 बजे सर्किट हाउस पहुंचे। रेलवे एवं एम्स अस्पतालों के निरीक्षण कर सर्किट हाउस लौटे मुख्यमंत्री ने बाढ़ बचाव को लेकर समीक्षा बैठक नहीं की। उन्होंने साथ मौजूद अधिकारियों से कहा कि किसी भी दशा में तटबंध टूटने ना पाए। जिन गांवों में पानी भर रहा है वहां प्रकाश की व्यवस्था कराई जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित लोगों की हर सुविधा का ख्याल रखा जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कड़ा धाम की माटी और कुंड का जल लेकर गए अयोध्या। जी हां दोस्तों, 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए 91वें शक्तिपीठ के रूप में ख्यात मां शीतला धाम कड़ा की माटी और मंदिर परिसर में बने कुंड के जल का भी प्रयोग होगा। रविवार को एक कलश में मिट्टी और दूसरे में पवित्र जल लेकर पुरोहितों का एक जत्था अयोध्या गया। दोनों कलश राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंपे जाएंगे। नींव में देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों का जल व माटी का प्रयोग होगा। रविवार को मिट्टी व जलहरी का पवित्र जल लेकर तीर्थ क्षेत्र के पुरोहित शिव बाबू महाराज, सुरेंद्र पंडा व मोनू पुरोहित अयोध्या के लिए रवाना हुए। पंडा समाज के अध्यक्ष शारदा प्रसाद पंडा ने बताया कि शीतला धाम से लोगों की आस्था जुड़ी है। यहाँ देश विदेश से प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग आते हैं। राम मंदिर की नींव में इस धाम का अंश पहुँचाना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस मौके पर आदिश्याम पंडा, जगत प्रसाद पंडा, रामायणी प्रसाद उदल, अनिल प्रकाश पंडा, कुन्ना पंडा, कड़ेकांत, रजत पंडा आदि लोग मौजूद रहे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे जगत प्रसाद इस पल पर भावुक हो गए। वह कार सेवक के रूप में अयोध्या पहुंचे थे। करीब 170 किलोमीटर का सफर उन्होंने पैदल साथियों के साथ किया था। कहा कि कई स्थानों पर पुलिस की लाठियां भी मिली, लेकिन हौसला नहीं टूटा। आज मंदिर निर्माण को लेकर पूरा देश एकजुट है। यह उनके जैसे लाखों लोगों के संघर्ष का फल है।